हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जून 2022 के लिए अभी फॉर्म्स निकल चुके हैं यूजीसी नेट के। आई होप कि आप लोगों ने फिल कर दिए होंगे और जो एग्ज़ाम है हो सकता है कि जुलाई फर्स्ट वीक में शुरू हो जाए। ठीक है, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। और डेट्स वगैरह जो है नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है, लास्ट डेट जो भी है, तो 20 मई से पहले उनको फिल कर लेना। और जून 2022 के लिए आपका मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स से आप स्टडी कर रहे हो और अगर पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ में से अब चेक करिएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज़ करेक्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन थोड़ा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ करेंगे। ठीक है, 1 मंथ अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हो, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। सो नंबर 1 क्वेश्चन बेसिक से शुरू करेंगे एडवांस तक। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें टोटली कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 है, ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो स्टैब्लिश्ड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप लोगों ने गो थ्रू किए हुए हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये फैक्ट बेस्ड हैं। फैक्ट बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना, एक बार आपने पढ़ लिया तो भूलोगे नहीं आप लोग। ठीक है, तो लंबे समय तक वो याद रहेगा। सो हिल्टन यंग कमीशन जो थी एक ऐसा कमीशन जिसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई सेटअप हुआ था। तो बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। एक कमीशन जिसकी रिकमेंडेशन थी दैट इज हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, अब क्या रिकमेंडेशन थी? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। मतलब इंडिया का एक पर्सनल एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम हो तो उसको आरबीआई, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माना। अब आरबीआई होना चाहिए, किसकी रिकमेंडेशन थी? हिल्टन यंग कमीशन की। ठीक, और जो ऑपरेशन शुरू हो गया था दैट इज़ 1 अप्रैल 1935 से वर्किंग इसका शुरू हो गया था। ठीक है, और भी कुछ डेट्स हैं, इसको भी आप लोग पीडीएफ आपको दे दूंगा लिंक में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो स्टैब्लिश्ड ऑन, डेट पूछी गई है। अब इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक काफ़ी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, 2018 के केबीएस एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि आरबीआई कब सेटअप हुआ था, तो एस्टैब्लिश कब हुआ था। सो जो एग्जैक्ट डेट है इसकी दैट इज़ 1 अप्रैल 1935। ज़्यादा ऑप्शन हम लोग नहीं पढ़ रहे, जो राइट आंसर है उस पर डायरेक्टली चल रहे हैं। और अगर आपको डायरेक्ट आंसर्स पता है तो लाइव चैट ऑन है, आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 1934। और एक्ट कौन सा? एक्ट 1934। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। तो आरबीआई एक्ट दैट इज़ 1934 के तहत, ठीक है, सेटअप हुआ और ऑपरेशन या स्टैब्लिश कब? 1 अप्रैल 1935। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली स्टैब्लिश इन कोलकाता। पहले कोलकाता में था इसका सेंट्रल ऑफिस, और अभी जो मेन ऑफिस है वो शिफ्ट हो गया है 1937 में मुंबई में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन। अब यहाँ पे इंडियन ओरिजिन पूछा हुआ है, अगर इंडियन ओरिजिन नहीं पूछेगा तो वो पूछ देगा हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तब जो अगर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई तब तो ऑसबॉर्न स्मिथ होगा, लेकिन पूछा गया है ओरिजिन इंडिया, मतलब इंडियन ओरिजिन पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज सीडी देशमुख। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं इसकी। ठीक, सो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, वॉज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द बैंक। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड हिज एसोसिएशन विद द बैंक कमेंस्ड इन 1939। 1939 से बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज में वर्क कर चुके हैं अपनी। ठीक है, और ज़्यादा इसमें मेनली कुछ नहीं है, मेनली ये है कि सीडी देशमुख फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे इंडियन ओरिजिन। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल करें, ओवरऑल सबसे फर्स्ट ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, थोड़ा और भी डिटेल्स हैं, इसको भी आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन रिपीटेड है, हाँ, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, सो मुंबई। ठीक है, और ये 1937 मुंबई सेटअप हुआ था, उससे पहले कोलकाता में था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है यहाँ से, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन। अब कब नेशनलाइज्ड हुआ? टोटली इंडिया का 1935 से 1949 तक ये बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रह्मा, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, उसका भी था, ठीक है, सेंट्रल बैंक। और पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था, और इसके बाद इंडिया का भी सेंट्रल बैंक था। लेकिन टोटली ऐसा बैंक जो इंडिया का ही सेंट्रल बैंक हो, नेशनलाइज्ड हो, तो नेशनलाइज कब हुआ था? करेक्ट, 1 जनवरी 1949 में ये नेशनलाइज हो गया था, ठीक है। थोड़ी और भी डिटेल्स। सो आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट, ठीक है। अब ये एक्ट याद कर लीजिएगा, कौन सा एक्ट? ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948, ठीक, और नेशनलाइज हुआ 1949 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन डन? अब नेशनलाइजेशन बैंक का 2 फेजेस में हुआ, फर्स्ट फेज में एंड सेकंड फेज में। ये दोनों ही फेज याद कर लेना, कोई कुछ बैंक फर्स्ट बैंक में और फर्स्ट फेज में, एंड कुछ बैंक सेकंड फेज में नेशनलाइज्ड हुए। सो फर्स्ट फेज में यहाँ पे टोटल 14 बैंक्स थे और सेकंड फेज में 8 बैंक्स थे। सो फर्स्ट फेज कब डन हुआ? दैट इज 19 जुलाई 1969 में, ठीक है। सो जुलाई 1969 फर्स्ट नेशनलाइजेशन प्रोसेस डन हुआ था। और इसमें थोड़ा सा और भी डिटेल में हम लोग करते हैं। सो 14th बैंक्स वर नेशनलाइज इन जुलाई 1969, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। और उसके बाद सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में 6 अदर फेज, और 8 नहीं 6, ठीक है, 6 अदर कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1980। अब टोटल इस प्रोसेस में पहले 21 नेशनलाइज बैंक थे, फिर उसके बाद थोड़े कम हुए, फिर कुछ बैंक्स मर्ज हुए। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, ठीक है, ये याद रखना, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी हम जिनको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द इंडियन बैंकिंग एक्ट केम इनटू फोर्स? अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में मिल जाते हैं स्टेट में, या फिर स्टेट के जो सेट होते हैं उसमें भी आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो पब्लिक दैट इज इंडियन बैंकिंग एक्ट कब आया था, ठीक है, तो जो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है 1949 में। और थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज अ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट रेगुलेट्स ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। जितने बैंक से रेगुलेट इस बैंकिंग एक्ट के थ्रू हो रहे हैं, इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949, ठीक है। और टाइम टू टाइम ये एक्ट में कुछ बदलाव भी आए हैं, लेकिन 1965 इट वाज अमेंडेड टू मेक एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी, और उसके बाद कुछ और चेंजेस भी आए। और 2020 में अगेन इट वाज अमेंडेड टू ब्रिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, ठीक। सो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो भी अब इसके अंडर आ गए हैं इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। सो डेट याद रखिएगा 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आरबीआई? फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखो, हम 12th क्लास से लेके मास्टर डिग्री तक हम लोग फंक्शन ऑफ आरबीआई अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ आपका मिस नहीं होना चाहिए। मेन प्रायर फंक्शन तो यही है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। तो आरबीआई क्या करता है? बैंक ऑफ इशू 2 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ का नोट तक इशू करता है, बिल्कुल करेक्ट है। इट एक्टेड बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है। एज एन एजेंट काम करता है, एज एन एडवाइज़र काम करता है बैंक के लिए, करेक्ट है। इट इज़ द बैंकर ऑफ द अदर बैंक्स, बैंकों का बैंक है, ठीक है, अदर बैंक्स की हेल्प करता है। एंड इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का फ्लो जो है वो भी रेगुलेट करता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। चलिए और जो जितने भी इसके फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएंगे, ठीक। चलिए 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ CRR दैट कैन बी सेट बाय आरबीआई? अब 2006 का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट जो 2006 का, इसमें CRR की जो लिमिट थी उसको फिर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सो इसमें जो अभी मिनिमम लिमिट है दैट इज़ नो लिमिट फॉर CRR, मिनिमम लिमिट अभी हटा दी है। और वो कौन से एक्ट में? आरबीआई एक्ट इम्प्लिसिटली प्रिस्क्राइब्ड द CRR ओरिजिनली एट मिनिमम 3% ऑफ एनी बैंक्स। पहले क्या था? 3% था, अब कितना कर दिया गया है? द रिस्ट्रिक्शंस वाज रिमूव्ड बाय अमेंडमेंट इन 2006। अब ये रिस्ट्रिक्शंस भी क्या कर दिए? हटा दिए। तो अभी जो राइट आंसर है वो है नो लिमिट, नो लोअर लिमिट, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या था? 3% लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट कितनी थी? 20%। लेकिन अभी ये लोअर लिमिट हटा दी है, ठीक है, नो लिमिट फॉर CRR, ठीक है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द आरबीआई एक्ट अमेंडेड
टू एस्टैब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब आपको एमपीसी का नाम, हर बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है, 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक मीटिंग लेती है जिसमें वो इकोनॉमी को ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, मेन टारगेट क्या होता है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, हमारी ग्रोथ तो हो लेकिन स्टेबिलिटी भी हो, ठीक है। मेन टारगेट एमपीसी का रहता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है कब सेटअप हुई थी, दैट इज 2016, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा और भी डिटेल में कर लेते हैं। जो इसका मेन टारगेट होता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। और जितने भी एक्सप्लेनेशन है आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द करेंट मैंडेट ऑफ द कमिटी इज टू मेंटेन, अब मेन टारगेट अभी क्या रहता है, जो टारगेट इन्फ्लेशन का है 4% एनुअल, ठीक है, और वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू, सीपीआई के थ्रू। सो 4% एनुअल इन्फ्लेशन, हाँ हो सकता है कि उसमें 2% का प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। 2% का वेरिएशन या तो माइनस में या फिर प्लस में, या 6% मैक्सिमम और 2% मिनिमम, ठीक। तो मतलब कितना परसेंट रखा हुआ है, 4% एनुअल इन्फ्लेशन टारगेट। और 6 मेंबर्स होते हैं हमेशा एमपीसी में, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ठीक है। तो 6 मेंबर्स जो करेंटली मेंबर्स हैं वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डियर मनी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विच इज यूज टू कीप द ग्रोथ स्टेडी एंड इन लाइन। अब डियर एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, डियर मॉनेटरी पॉलिसी होती है महंगी मौद्रिक नीति। तो महंगी मौद्रिक नीति में मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है, मेन टारगेट। अब जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ही डियर मनी पॉलिसी यूज़ करेगी आरबीआई। तो मनी सप्लाई को मेन टारगेट क्या है, मनी सप्लाई को कम करना, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। सो टाइटन द मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, क्या मनी सप्लाई को और टाइट करेगा, ठीक है। ईज द मनी सप्लाई, क्या मनी सप्लाई को बिल्कुल लूज छोड़ देगा जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो। टाइटन का मतलब है कि मनी सप्लाई को कम करेगा, और ईज है कि क्या मनी सप्लाई को बढ़ने देगा। एंड अलाउ द कमर्शियल बैंक टू वर्क अंडर लेस रिस्ट्रिक्शन इन्वायरमेंट, लेस रिस्ट्रिक्ट करेगा तो मनी सप्लाई फिर बढ़ेगा, क्या मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। एंड बोथ बी एंड सी। तो सबसे पहले क्या है, डियर मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कम करना है, ठीक है। सो टाइट करेगा मनी सप्लाई को, ठीक है। वो क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, बैंक रेट अपने आप बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। सीआरआर को इंक्रीज करने की सोचेगा, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन हो जाएगी, दैट इज डियर, महंगी मौद्रिक नीति। लोग इजीली लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि जो रेपो रेट था वो आरबीआई ने बढ़ा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व बाय आरबीआई। पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये जो रिपोर्ट है पब्लिश कौन करता है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व पब्लिश्ड बाय, ठीक है, पब्लिश बाय आरबीआई। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना। अब आरबीआई कितने महीने बाद ये पब्लिश करती है, ठीक है। तो आरबीआई पब्लिश करती है हाफ ईयरली, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स पब्लिश बाय आरबीआई और हाफ ईयरली, और उसकी भी डेट एक तो एंड मार्च में और एक एंड सितंबर में, तो साल में 2 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेंसी डिपॉजिट रेशो। अब इसकी जो मीनिंग है, आपको जब आप इसकी एक रेशो करोगे, करेंसी डिपॉजिट रेशो करोगे, तो अपने आप ही इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। करेंसी डिपॉजिट रेशो मतलब जो आपका डिमांड डिपॉजिट है उसका कितना प्रोपोर्शन, ठीक है, करेंसी हेल्ड किया हुआ है लोगों ने। सो दैट इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक अपॉन डिमांड डिपॉजिट, जो भी आपका पैसा बैंकों के पास है। तो जो करेक्ट आंसर है, रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द करेंसी टू दैट मनी हेल्ड इन द बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में एक रेशो है, दैट इज रेशो बिटवीन द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड करेंसी टू दैट हेल्ड इन द बैंक डिपॉजिट। सो जो बैंक डिपॉजिट के टर्म्स में पड़ा हुआ आपका पैसा बैंकों के पास, ठीक है, करंट, दैट इज करेंसी डिपॉजिट रेशो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मनी सप्लाई मेजर अडॉप्टेड इन 1977 इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा जो मेजरमेंट है वो करेक्ट है जो 1977 से अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई 4 M1, M2, M3 और M4 4 मेजर अडॉप्ट किए गए थे। अब इनमें से देखते हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं और कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले बताओ M2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनका M1 से लेके M4 तक देखते हैं कि किस में क्या आता है, ठीक है। सो M1 में सबसे पहले करेंसी, फिर उसके बाद अदर डिपॉजिट, दैट इज डिमांड डिपॉजिट, और उसके बाद अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट जो हमारा पैसा बैंकों के पास है।
तो M2 में जो आता है उसमें M1 प्लस जितना भी हमारा पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग है वो आ जाता है। M3 में जितना भी M1 है दैट इज C प्लस DD प्लस OD, ठीक है, प्लस टाइम डिपॉजिट ऐड हो जाता है। और M3 में पोस्ट ऑफिस सेविंग नहीं होता, बट M4 में सभी कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। M1 प्लस पोस्ट ऑफिस दैट इज M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, इसमें कंप्लीट आ जाता है सब कुछ, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। दैट इज M2 इज M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ ऑफिस, तो M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग आ गया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद M3 M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स, M3 में M1 जितना भी है ये M1 है एंड टर्म डिपॉजिट, ठीक है, तो ये वाला भी टर्म डिपॉजिट ये भी कंप्लीट है। और उसके बाद M4 M3 एंड टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, तो M4 M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। ऑल ऑफ द करेक्ट, सभी आंसर करेक्ट है। चलिए और भी डिटेल में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया द सिस्टम ऑफ डेसिमल कॉइनेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार ये SSC लेवल पे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है CGL लेवल का SSC को लेवल में भी कई बार पूछ लेता है। चलिए तो डेसिमल सिस्टम पूछ रहा है। डेसिमल सिस्टम मतलब 100 पैसा, इंडिया में ऐसा कब हुआ था जब डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1957 में, 1 अप्रैल 1957 से, ठीक। सो अब इसमें मेनली बात ये है कि पहले होते थे 4 आने, दैट इज 16 आने, ठीक है, 16 आने का 1 रुपये बनता था। फिर शुरू हुआ नया पैसा। नया पैसा क्या होता है, दैट इज 100 पैसा, 1 रुपीज़ में 100 पैसा। तो डेसिमल सिस्टम शुरू हुआ 1957 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 24 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इशू बैंक नोट्स फ्रॉम मैक्सिमम डिनोमिनेशन। अब 2015 से लेकर 2016 तक एक UGC नेट का एग्जाम चेक करना पेपर 2, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि अपर मैक्सिमम डिनोमिनेशन नोट क्या है RBI का, ठीक है। मैक्सिमम नोट कहाँ तक प्रिंट कर सकती है RBI, करेक्ट, दैट इज 10,000 रुपीज़ तक। बेसिक क्वेश्चन बन गया अभी, ठीक है। और मिनिमम 2 रुपीज़ और मैक्सिमम जो है 10,000 रुपीज़, ठीक है, RBI जो है प्रिंट कर सकती है, ठीक। सो दैट इज 2 रुपीज़ से लेके दैट इज 10,000 रुपीज़ तक। ये जितने भी डिनोमिनेशन नोट हैं ये सब RBI के हैं। और 1 रुपीज़ नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है। और जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, ये भी कई बार काम आ जाएगा। कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग जितने भी कॉइन्स हैं वो सब प्रिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने मिंट करते हैं। और कॉइन में हाईएस्ट कहाँ तक, हाईएस्ट कॉइन जो है गवर्नमेंट मिंट कर सकता है 1000 रुपीज़ का एक कॉइन तक, ठीक है। हालांकि ये अभी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI lent टू कमर्शियल बैंक इन द शॉर्ट टर्म टू मेंटेन लिक्विडिटी इज नॉन एज। RBI लोन दे रहा है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहा है तो कौन सा रेट हुआ, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाते। सो राइट आंसर है रेपो रेट, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है रेपो रेट। और रेपो रेट को ही रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, रीपर्चेज रेट, क्योंकि जब रेपो रेट से कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है बैंक, तो बैंक को वहाँ पे सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी को रीपर्चेज मतलब वापस लोगे सिक्योरिटी को जब आप लोन वापस करोगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और अगर बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और दूसरी बात, इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बायलैटरल नहीं होता ये, ठीक है, सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जो चार्ज करती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ये 4% है तो ये 4.25% है, ठीक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेपो रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक। सो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रेवेन्यू। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक। तो बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी है। पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू ये है आपका फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट, ठीक है। तो 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है।
दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर, अब जितने भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हैं यहाँ से आपको मिल जाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी पर्पज ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन। अब मेन प्रॉब्लम या मेन फंक्शन जो है आरबीआई का वो क्या है, ठीक है, मेन पर्पस। तो मेन पर्पस वेल्थ को जनरेट करना है, एक्सचेंज रेट, ग्रोथ, या फिर प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो है प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इन्फ्लेशन को टारगेट, ठीक है, इन्फ्लेशन को टारगेट करती है मेन, कि वो 4% रहे। ज़्यादा महंगाई होगी तो जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास फैमिली है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हायर भी नहीं होनी चाहिए। सो 4% टारगेट है, ±2%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इफ आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ये आप बेसिक इंप्लीमेंट करके देखिए रियल लाइफ में, तो ये ज़्यादा इजीली हमें समझ आएगा। सो आरबीआई ने क्या किया, कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब क्रेडिट क्रिएशन के साथ क्या होगा, मतलब रिजर्व कम कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक बार, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर के ऊपर, रिक्वायर्ड रिजर्व के ऊपर, ठीक है। तो रिजर्व जैसे ही कम करेंगे सो मनी सप्लाई है वो क्या करेगा, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो मान के चलते हैं अगर 20% का अगर यहाँ पे रिजर्व है तो 5 टाइम इंक्रीज होगा, और अगर रिजर्व 10% है, कम कर दिए, तो मनी क्रिएशन कितना होगा, 10 टाइम होगा, ठीक है। तो जितना रिजर्व कम होगा उतना ही मनी का क्रिएशन ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो रियल, जैसा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट जब भी हम लोग बात करते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को। सो रियल इंटरेस्ट रेट टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरे में एग्जांपल दिया हुआ है इसी का, नॉमिनल रेट आर दोज विच अप्लाई ओनली बोरोवर्स एंड नॉट लैंडर्स। दूसरे कह रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो है जो सिर्फ बोरोवर्स के लिए अप्लाई होता है, लैंडर्स के लिए नहीं, मतलब जो रुपीज़ ले रहा है उसके लिए अप्लाई होता है, बल्कि जो दे रहा है उसके लिए अप्लाई नहीं होता, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। सो रियल इंटरेस्ट रेट आर नॉमिनल रेट्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, रियल इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सो और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मान लो 4% है एंड इन्फ्लेशन 3% का है, और रियल रेट ऑफ कितना होगा तो 1%, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया। सो टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, करेक्ट है। और उसके बाद ये कह रहा है जो नॉमिनल रेट्स हैं वो सिर्फ बोरोवर के लिए अप्लाई होते हैं, बल्कि लैंडर के लिए अप्लाई नहीं होते, बल्कि बात यह है कि दोनों के लिए वो अप्लाई होते हैं। तो जब भी लोन लेंगे या लोन देंगे इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है ओनली 1, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या है। दो स्टेटमेंट है, इट इज परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट दे कीप विद आरबीआई एज गोल्ड डिपॉजिट ओनली, क्या ये गोल्ड डिपॉजिट ही रख सकती है आरबीआई के पास। नेक्स्ट है, इट इज अ डिपॉजिट मेड विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंसेस, ठीक है। तो साफ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन, गोल्ड में तो रिजर्व नहीं होता है ओनली, ठीक है। तो जितना भी है रिजर्व्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में होता है, दैट इज स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है, ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एन इंक्रीज इन रेपो रेट कैन, रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है तो इसका सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ द बैंक्स, तो बैंक का बोरोइंग महंगा हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा और लैंडिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। लोन लेना और देना दोनों ही महंगा पड़ रहा है अभी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग, अब कॉस्ट ऑफ लैंडिंग कम हो गई, ठीक है, मतलब लोन जो दे रहे हैं वो कम हो गई है, कॉस्ट उसकी सस्ता हो गया लोन, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जैसे रेपो रेट को बढ़ाओगे तो लोन हो जाएगा महंगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग दोनों को बढ़ा देगा, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है,
ठीक। सो इंक्रीज इन रेपो रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ द बैंक विच विल डिस्करेज द पब्लिक बोरो मनी। ठीक है, लोन महंगा हो जाएगा तो लोगों को कम इंसेंटिव मिलेगा लोन्स लेने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री डज नॉट डील विथ, आरबीआई किससे डील नहीं करता? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कॉमर्शियल बैंक से, जनरल पब्लिक से। ठीक है, अब जितने भी स्टेट बैंक्स हैं या फिर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनसे भी, अब कॉमर्शियल बैंक है, डायरेक्टली लेन देन है, आरबीआई का रेगुलेट करता है उनको। लेकिन जनरल पब्लिक जो है यहाँ पे डायरेक्टली डील नहीं करता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जनरल पब्लिक। ठीक है, बाकी जितना ये एंटायर मॉनेटरी सिस्टम है या बैंकिंग सिस्टम है इसको ये आरबीआई डील करता है या फिर रेगुलेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल? कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है? ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है मतलब कौन सा है? क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है। ठीक है, ये आंसर नहीं है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन्स के बीच की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो है। तो ये जो है ना मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बल्कि दैट इज रिजर्व रेशो, बैंक रेट रेशो, ये सब क्वांटिटेटिव है। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर है मार्जिन रिक्वायरमेंट। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? सो मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आरबीआई से आपने लोन लिया 100 करोड़ का। ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी 120 करोड़ की। तो मार्जिन कितने का है? 20 करोड़ का। ठीक है, तो ये 20 करोड़ का मार्जिन है। अब एक बात ध्यान रहे, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, हम लोग इसको क्वालिटेटिव मानते हैं, क्वालिटेटिव बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी? 120 करोड़। तो इसलिए वैल्यू है तो हम लोग इसको क्वालिटेटिव में मानते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते। चलिए, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सब दिए हुए हैं, एक बार इनकी स्टडी कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक टू एनकरेज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी? अभी कह रहे हैं कौन सा सेंट्रल बैंक का स्टेप ऐसे है जो इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करेगा? तो इन्वेस्टमेंट बूस्टअप करेगा मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। ठीक है, किससे? इट विल लुक टू इंक्रीज कैश रिजर्व रेशो। क्या सीआरआर बढ़ा देगा? तो सीआरआर बढ़ाएगा और ज़्यादा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं करेगा। एंड इट विल लुक टू रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो। तो अगर सीआरआर कम करेगा, अब रिजर्व कम होगा, तो रिजर्व कम रहेगा मतलब मनी इकोनॉमी में ज़्यादा आएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो ये हो सकता है। एंड इट विल लुक टू इंक्रीज बैंक रेट। बैंक रेट नहीं बढ़ाएगा क्योंकि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। एंड इट विल लुक टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट। अगर यहाँ से सिक्योरिटीज़ बाहर भेज देगा तो यहाँ मनी सप्लाई कम हो जाएगा, फिर इंसेंटिव नहीं रहेगा। तो जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक टू इंक्रीज द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट? कौन सा स्टेप इसमें से आरबीआई का ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को बढ़ाएगा, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाएगा? सारा खेल मनी सप्लाई का ही है मॉनेटरी सिस्टम में। ठीक, सो इट विल इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगा तो ओवरऑल अवेलेबिलिटी बढ़ेगा? दूसरा, इट विल डिक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब अगर दो है इंक्रीज डिक्रीज तो आंसर आपका यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने से या ज़्यादा करने से क्या होता है। सो हमने एग्जांपल लिया था, सिक्योरिटी कितने की जमा की थी? 120 करोड़। और लोन कितने का लिया था बैंकों ने? 100 करोड़। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 करोड़ का है। अब इसको कम करके देखते हैं। अगर हम इसको 110 करोड़ करेंगे, ठीक है, और 100 करोड़ का लोन लेने के लिए, तो ये 10 करोड़ का मार्जिन, तो 10 करोड़ का मार्जिन है, तो अभी मार्केट में मनी ज़्यादा रहेगा। सो हमेशा क्या करेगी? मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करेगी जब ओवरऑल अवेलेबिलिटी बढ़ाना होगा। ठीक है, जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगी। ठीक है, 10 करोड़, ताकि इकोनॉमी में पैसा भी, सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, सिक्योरिटी कम देना पड़ेगा, तो ये 10 करोड़ इकोनॉमी में रहेगा। सो इट विल डिक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इससे क्या होगा? ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक सेलिंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट? ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सिक्योरिटीज़ को सेल करना है। ठीक है, उससे सबसे पहले होगा क्या?
जब सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो उससे पहले उसके बाद होगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक तो सेल आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में, एक परचेज आता है। तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट सेल दैट इज आरबीआई सेल कर रही है गवर्नमेंट के बिहाफ से, तो यहाँ का पैसा कहाँ जाएगा, फॉरेन में चला जाएगा, सिक्योरिटीज़ बाहर चले जाएंगी, तो यहाँ मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। सो क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा। सो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक विल फॉल, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आगे जितने भी ऑप्शंस हैं इन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। कमर्शियल बैंक ये राइज नहीं कर सकता, राइज और फॉल एक साथ नहीं हो सकता, एंड नो इफेक्ट ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक अगर रिड्यूस करना चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई को तो वो सेल करेगी, क्योंकि जब मनी सप्लाई यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से सेल कर देगा, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम में। और जब मनी सप्लाई यहाँ पे कम है, ठीक है, कम मनी सप्लाई है, तो बाई कर देगा फॉरेन से, ताकि जो फॉरेन का पैसा यहाँ आए और एज ए सिक्योरिटी यहाँ इंडियन में पंप हो, इंडियन इकोनॉमी में, और मनी सप्लाई बढ़े, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ लॉवरिंग द कैश रिजर्व रेशो बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो लोअर आपका सबसे पहले इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशो, जैसे ही सीआरआर कम करेगी, क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, जैसे सीआरआर कम करेगी तो उससे क्या होने वाला है, ठीक है। तो सीआरआर कम करेगी, द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज, क्या लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी, और क्या लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। तो आंसर आपका यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो होगा, तो जैसे ही यहाँ पे लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशो कम करेगी तो अब सीआरआर मतलब रिजर्व कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा रहेगा और आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो कम रहेगा, ठीक है। पहले 4% था, अब मान लो 3%, तो रिजर्व अभी यहाँ कम रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, और अवेलेबल कमर्शियल बैंकों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो पैसा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकती है कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ द आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है कि मनी सप्लाई अब बढ़ाना है, ठीक है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डू, कौन सा इसमें से नहीं करेगी है, ठीक है, इसमें से नहीं करेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। सो कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, क्या वो कट और ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी, क्या एसएलआर को कट करेगी, ठीक है। तो एसएलआर को कट करेगी, तो इसमें पूछा हुआ नॉट, तो नॉट पूछा हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता, कौन सा नहीं करेगी है, ठीक है। तो कट तो करेगी एसएलआर को, क्योंकि मनी सप्लाई को बढ़ाना है। उसके बाद इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़, ठीक है, एमएसएफ को कह रहा है बढ़ाएगी, तो एमएसएफ अगर बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, बल्कि मेन टारगेट क्या है, मनी सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। तो ये वो नहीं करेगा, जो सेकंड है ये नहीं करेगा। नेक्स्ट कट द बैंक रेट, तो अगर बैंक रेट को कट करेगा तो इसका सबसे पहले इफेक्ट जाएगा मनी सप्लाई में, तो कट इन द बैंक रेट, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मतलब उसमें पूछा हुआ है नॉट डू, कौन सा नहीं करेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ये भी करेगा, तो मतलब जो नहीं करेगा आरबीआई वो क्या है, ओनली इंक्रीज इन एमएसएफ, ठीक है, ये वाला। सो टू ओनली करेक्ट, ठीक है। एक बार ध्यान रहे, इससे पूछा गया नॉट डू, ठीक है, कौन सा स्टेप नहीं लेगा आरबीआई। चलिए टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आरबीआई के यहीं से बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग ओवरऑल मॉनेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो मतलब आप जेन्युइन रीडर हो और जेन्युइन आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सो 2 महीने अभी तक कंप्लीट पड़े हुए हैं यूजीसी नेट के लिए, अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।